गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर हिस्ट्री में, द मुग़ल एम्पायर। तो ये चैप्टर 4 है, तो हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। मुग़ल एम्पायर से थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एंड होती है, फिर शुरू होती है मुग़ल। तो इसी तरह से दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद मुग़ल डायनेस्टी या फिर मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाती है। ना व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर कि मुग़ल एम्पायर जब शुरू हुई थी तो उसके साथ साथ कौन से रूलर्स थे, कब तक रूल किया था। तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, बीच में शेरशाह आ गए थे, जो इनके नहीं थे, ये अलग से थे। फिर अकबर वापस आ गए, हुमायूं के बेटे, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मुग़ल्स की एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने किस तरह से अपने पूरे राज्य को, अपनी पूरा अम्पायर को कंट्रोल करके रूल किया था। नाउ अब फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चंस हैं कि नेम वन अम्पायर लाइक द मुगल्स दैट स्पैन फॉर सेंचुरीज एंड ऑल्सो गिव देयर क्रोनोलॉजिकल hierarchy. Mention at least two policies of this empire that you feel may have lead to its flourishing for such a long time. तो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में चैप्टर 1 से 2 में क्रोनोलॉजिकल मीन्स कि जो किंग है जिसके बारे में उसके फ्रॉम बर्थ टू डेथ कि उसने क्या क्या काम किया, कब उसने एज अ किंग ही हैज़ बिन बिकम द रूलर, हाउ मैनी अम्पायर, हाउ मैनी एरिया ही हैज़ बिन कंकर्ड, कितने एरिया उसने कंकर किया। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू ही हैव, उसके बच्चे कितने थे। तो इस तरह से उसने बीच में एनी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ डज ही डर, उसने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ किया ऐसा, तो उसके बारे में सीक्वेंस वाइज, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप्स, तो उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल हायरार्ची। उसके बाद आ जाएगा कि जैसे इसमें था मुगल्स में सबसे पहले कौन आया, बाबर, फिर हुमायूं, फिर आया अकबर। तो इसी तरह से ये जो स्टेप बाय स्टेप था। तो इसी तरह से इसके अलावा सेम ऐसा ही कोई एक और भी रूलर्स जिसने इंडिया के अंदर रूल किया हो। तो सबसे पहले देख लो, अगर हम देखते हैं पीछे जाते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी में भी बहुत सारे हैं। फिर उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य वो भी है, जिसके लगभग बहुत ज़्यादा, जैसे अशोका द ग्रेट, उन्होंने बहुत पूरे इंडिया के अंदर कंट्रोल करके रूल किया था, नेबरिंग एरियाज़ के अंदर भी। तो ये सारे रूलर्स हैं जो उन्होंने एज अ मुग़ल, जिस तरह से मुग़ल्स ने पूरे इंडिया पे बहुत बड़ा अपना एरिया कंट्रोल किया था, स्पैन किया था, उसकी सेंचुरीज बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम गुप्ता पीरियड में जाते हैं बैक, तो इंडिया में भी मुग़ल्स के अलावा और भी रूलर्स थे जो उन्होंने रूल की थी, और उसके बेटे, फिर उसके बेटे नेक्स्ट। तो इसी तरह से गुप्ता, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, कुमारगुप्ता, ये जो थे इसके स्टेप बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, तो इसी तरह से ये सारे थे, महेंद्र गुप्ता। तो ये सारे जो है उनके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, तो इसी को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल हायरार्ची। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीक्वेंस वाइज जो हम द पर्सन वॉट एवर ही हैज़ डन, आइदर ही बिकम द रूलर एंड आफ्टर दैट हाउ मैनी एरिया ही हैज़ कनकर्ड, उसने कितने एरिया कनकर किया, फिर उसके बच्चे कितने हैं, उसके साथ साथ एनी कल्चरल एक्टिविटीज़ और या फिर स्ट्रक्चर्स, एनी स्ट्रक्चर्स उसने अपने बनाए, जिस तरह से आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा लाइक थे, उसके बारे में कुछ भी हो वो ईयर वाइज। ठीक है, तो इस तरह से ईयर वाइज उसके बारे में, और उसके बाद उनके आने के नेक्स्ट उनके बेटे के बारे में, फिर उसके नेक्स्ट उसके बेटे के बारे में, तो ये हायरार्ची उसको कहा जाता है। तो क्रॉनिकल हो गया कि सीक्वेंस वाइज उसके बारे में डिटेल्स, सीक्वेंस वाइज मीन्स ईयरली, डेट वाइज, पहला डेट कौन सा, नेक्स्ट डेट कौन सा है, वो हो जाता है क्रोनोलॉजिकल। और हायरार्ची होती है दैट फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस मीन्स पहला राजा कौन था, उसके बाद नेक्स्ट कौन था, फिर थर्ड कौन था, उस तरह से। फिर हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें हम यहाँ अकबर वाले में मुगल्स के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले मुगल्स में सबसे पहला रूलर कौन था, फिर नेक्स्ट कौन था। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो पहला जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो ये हुआ, तो जिससे ये चीज़ें हो गई डिक्लेयर कि अब दिल्ली सल्तनत जो किंगडम थी उसका वो एंड हो गया, और बिगनिंग किसी हो गई, मुग़ल डायनेस्टी, दैट वाज मुग़ल एम्पायर, ये बिगनिंग हो गया। तो यहाँ पर ये सडनली जो थी, किस तरह से हुआ इसका बिगनिंग, किस तरह से हुआ, तो कहा गया सबसे पहले कि इस
जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इसमें जो रूलर थे, अकबर ने किसको हराया? अकबर ने हराया इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो ये लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी। तो लोधी को उसने हराया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो लास्ट लोधी डायनेस्टी का रूलर था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, दैट वाज इन द ईयर 1526। उसके बाद द मुगल स्टैब्लिश, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो इस तरह से उसके बाद मुगल्स ने अपना साम्राज्य, अपना मान लो कि अम्पायर जो था इंडिया के अंदर शुरुआत कर दी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? कहा जाता है जिस तरह से कि हुआ मुगल्स। अब उसे मुगल्स का नाम क्यों दिया गया? इसे और का नाम क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज इट वॉज दैट मुगल्स वेयर ऑफ टर्क, यहाँ जैसे टर्किश बोला जाता है, या फिर तुर्की, मोस्टली ये लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, दे वर फ्रॉम टर्की। तो टर्किश मंगोलियंस थे, ये मंगोल्स थे। तो इसीलिए मंगोल्स थे, दे ट्राइब्स। मंगोल्स मतलब ये लोग कौन? ये ट्राइब्स थे। ट्राइब्स पता ना, जो एक जगह मोस्टली जो द पर्सन हु लिव नियर द फॉरेस्ट, या फिर फॉरेस्ट में रहने वाले को ट्राइब्स बोला जाता है, ट्राइब्स पीपल बोलते थे। सडनली जब ये फॉरेस्ट एरिया जो है नहीं रहा, धीरे धीरे उसको जंगल ख़त्म होने लगी, सो द ट्राइबल्स जो थे, जो ट्राइब्स पीपल्स थे, वो धीरे धीरे सेटल्ड होने लगे नियर बाई एरिया, गांव बना लिया धीरे धीरे। फिर वो शहर, तो गांव से शहर हो गए, शिफ्ट होने लगे। तो धीरे धीरे उनका जो एरिया एक्सपैंड होने लगा और अपने आप उसने डेवलप करना शुरू कर दिया। बट उसके अंदर जो नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है, जिस तरह से ट्राइबल्स के पास होती है, वो वही चीज़ रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये लोग ने इस तरह से डेवलप किया। तो ये लोग भी ट्राइब्स है। मंगोल्स जो एक ट्राइब्स है। तो ये कौन से ट्राइब्स है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? टर्की। ठीक है, तुर्की यहाँ पे लिखा हुआ है, उस तरह से बोला था टर्की, दे फ्रॉम टर्की। और इसी तरह से तुर्की मंगोलियंस, इसको वहाँ से इनको कहा जाता है, उसके कारण उनको नाम मिला मुगल्स, क्योंकि ये उन्हीं के बोला जाता है कि मुगल जो है उनके पूर्वज है और ये उनसे ही बिलोंग करते हैं। तो उनका ओरिजिन वही है। एंड रूल फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी टू द मिड 18th सेंचुरी। तो इन्होंने रूल किया कब से कब तक? अर्ली 16th सेंचुरीज और एंड मिड 18th सेंचुरीज में उनका एंड हुआ। अब यहाँ पे किसने हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। तो इनका जो कहा जाता है पूरा नाम क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द डिसेंडेंट फ्रॉम द टर्किक conqueror Timur on his father's side and from the Mongol ruler Genghis Khan on his mother's side। अब ये बाबर जो थे, इनके पूर्वज ये जो थे, कहा जाता है इनके जैसे माता पिता दोनों की ही इन्फ्लुएंस होती है बच्चों के ऊपर, कि मम्मी के लुक है, मम्मी पापा की, इस तरह से बोला जाता है, गुण दोनों का आता है। तो बाबर के जो डिसेंडेंट थे, जो पूर्वज थे, तो कहा जाता है उनके बाबर के जो पापा थे वो तिमूर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये कौन है? टर्की, ये कनकरर जो उस पूरे एरिया को इतनी अपनी पावर, स्ट्रॉन्ग विल और इसकी स्ट्रॉन्ग पावर के कारण लोग उनके नाम से डरते थे, इतने स्ट्रॉन्ग वो रूलर थे वहाँ। तो इसी तरह से वो उनसे बिलोंग करते थे। तो बाबर जो था, उनके फादर जो थे मोस्टली कौन से बिलोंग करते थे? तिमूर के। ठीक है, तो तिमूर के वो पूर्वज, उसके पापा के साइड तिमूर, उनसे बिलोंग करते थे। तो देखा गया तिमूर की जो भी उनकी जो गुण थी वो बाबर के अंदर भी दिखेगी, क्योंकि इनके फोरफादर्स जो थे वो तिमूर वाले से बिलोंग कर रहे थे। और वहीं पर मदर, अगर मदर को देखा जाए कि बाबर की जो मदर थी, वो कहा जाता है बाबर की मदर जो थी चंगेज़ खान। ये भी एक बहुत, ये भी ट्राइब्स है। चंगेज़ खान ये भी मंगोल से, और ये चाइना वाले हैं, चाइना चंगेज़ खान, ये भी इनका बहुत बड़ा जो किंगडम है, पहले होते थे, अभी तो ये मतलब हिस्ट्री हो चुका है। तो चंगेज़ खान, इनकी भी नाम जो थी सेंट्रल एशिया और एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इनसे डरते थे। तो चंगेज़ खान, मदर जो थी चंगेज़ खान की बिलोंग करती थी, उस ख़ानदान से बिलोंग करती थी उसकी मदर। तो उसके पापा और मदर दोनों ही ऐसे वॉरियर्स थे, एक तिमूर और एक चंगेज़ खान। तो जिसके कारण कहा जाता है इन दोनों का गुण जो था उनके बच्चों में ज़रूर दिखेगा। तो इसी तरह से कहा जाता कि बाबर जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विल के थे, उसके पीछे कारण ये था कि उनकी मदर और जो फादर थे
वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हिज एंसेस्टर किंगडम्स। अब बाबर के जो फादर थे उनको जो राज्य मिला था वो कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया का आ गया। सेंट्रल एशिया में एक छोटा सा रीजन से फरगना, ठीक है, फरगना, वहाँ पे उनका एक छोटा सा राज्य था, बहुत बड़ा नहीं था, और स्मॉल किंगडम थी उनकी। तो बाबर के पापा व्हेन ही डाइड, जब उसके पापा, बाबर बहुत ही चाइल्डहुड में उसके पापा जो है एक्सपायर कर गए, मारे गए, और उसके बाद वो वहाँ का रूलर बन गया बाबर। कहाँ का, फरगना का। लेकिन फरगना जो था स्मॉल एरिया, ठीक है, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया थे बड़े बड़े किंगडम्स थे, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा किंगडम था। ये स्मॉल था और ये लार्ज बिग किंगडम्स थे, अम्पायर मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इस तरह से सभी लोग चाहते थे कि इस स्मॉल एरिया को कन करके अपने अंदर मर्ज कर ले। अब ऐसे में बाबर की जो इच्छा थी कि वो भी एज अ किंग रूल करे और बहुत बड़े एरिया में रूल करे, तो वो वहाँ रह के पॉसिबल नहीं था, फरगना में रह के पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आसपास के जो रूलर्स थे वो चाहते थे, और वहाँ जो थे, जो पावरफुल किंगडम थी और जो रूलर्स थे उज़्बेक, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब बाबर इसके साथ क्या करना, एज अ युद्ध करना, वॉर करना, कनकर करना उसके एरिया को पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस एरिया को छोड़ के वो उन्होंने आगे की तरफ आ गए, मतलब अफ़गानिस्तान के पास। तो हावेवर ही डिड नॉट गिव अप, तो इसने अपनी जो इच्छा थी उसकी, उसको कभी भी उसको दबाया नहीं। उसको रूल करना था, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, तो उस एरिया को छोड़ के वो बाहर वहाँ से निकल के अफ़गानिस्तान के साइड में आने के बाद तो वहाँ पे उन्होंने उसको वहाँ पे कन किया, और काबुल में उसने फिर अपना राज्य बनाया और रूल करना शुरू कर दिया। तो विद इन अ फ्यू ईयर्स बाबा बिकम द रूलर ऑफ द काबुल इन अफगानिस्तान। तो कुछ समय के अंदर देखते ही देखते कि वो काबुल का रूलर बन गया। और काबुल कहाँ पे है, अफगानिस्तान के अंदर है। एंड देन टर्न टू इंडिया। उसके बाद क्योंकि अभी अफगानिस्तान और इंडिया में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर मान लो, क्योंकि जस्ट क्लोज टू, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वाला जो एरिया आएगा वो अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए एरिया मतलब मान लो कि हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ के जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में आएगा। तो इसी तरह से अब बाबर का इंटेंशन था कि उसने जिस तरह से अफ़गानिस्तान काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो अब ये इंडिया में भी कब्ज़ा करे और एक बहुत बड़ा अम्पायर खड़ा करे, जो वो फरगना में रह के नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे कौन था, उज़्बेक। तो उससे लड़ना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, और उनके सामने ये छोटा सा अभी बच्चा जो जस्ट राइट नाउ ही उसके पावर आए, और उस पावर के कारण तो वो उसकी जो सपने थे वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न उसने उस एरिया को छोड़ के एक नया एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने कहाँ फाइंड आउट किया, अफ़गानिस्तान। और इस तरह से उसने काबुल पे कैप्चर करने के बाद कनकर किया, ठीक है, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर ईजिली कंट्रोल कर सकता था, युद्ध के थ्रू हरा के उस राज्य के ऊपर कब्जा करना। तो सेम बाबर ने किया था काबुल के ऊपर। अब फिर उसने अपना इंटेंशन कहाँ रखा, इंडिया के अंदर। अब ये देखो बाबर जिस तरह से उसने शुरुआत की थी, ये दिख रहा है आपको मैप में, ये रहा काबुल, ठीक है। ये आज तो ये पाकिस्तान एरिया है पूरा, ये रह गया अफ़गानिस्तान। तो आज ये तो पाकिस्तान अलग हो गया, पहले तो इंडिया का ही था हिस्सा। तो इसी तरह से ये रहा काबुल। तो ये पूरा एरिया बाबर ने कन किया था अकेले, धीरे धीरे, क्योंकि ये एरिया के पास ईजिली एंटर कर सकते थे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया में था, पहले तो इंडिया का हिस्सा था, तो वो इंडिया में आ गए मान लो। तो इसी तरह से उसके बाद फाउंडेशन ऑफ अ न्यू अम्पायर, उसने किस तरह से अपना एक नया अम्पायर को खड़ा किया, इस्टेब्लिश किया। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी इंडिया वॉज एक्सपीरियंस द फेजेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्योज। तो किस किस्म की इंस्टेबिलिटी, क्योंकि उस समय कौन था, दिल्ली सल्तनत जो रूल कर रही थी, ठीक है। तो उसमें लास्ट में जो लोधी डायनेस्टी आई थी, तो उनके बीच में जो वो कैपेबल रूलर नहीं थे, जिसके कारण जो छोटे मोटे किंगडम्स थे
वो आपस में झगड़ रहे थे कि वो चाहते थे कि वो एज अ इंडिपेंडेंट रूल हो, कि जिस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंडर में दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनसे पहले उन्होंने उनको हराया था, उनका राज्य उनसे छीन के उनके एरिया को अपने एरिया के अंदर मर्ज कर दिया और एक बहुत बड़ा राज्य या किंगडम उसने इस्टेब्लिश कर ली। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जब वो इंस्टेबिलिटी हो गई, मतलब वो स्थिर था, जिसका तो फिक्स नहीं है कि अब केओस हो रही है कि कौन रूल करेगा, किंग हमेशा चेंज हो रहा है, एक नया किंग आ जा रहा है, सडनली वो मर जा रहा है तो कोई दूसरा आ जा रहा है, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस तरह से इसको कहा जाता है इंस्टेबिलिटी हो रही है, क्योंकि जब तक कोई फिक्स परमानेंट किंग नहीं रहेगा तो उसको सही से कंट्री को रूल करना पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से क्योर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि एक को प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं कि दूसरी तीसरी आ जाती है। तो इसी तरह से ये सिचुएशन थी। और जो रीजनल पावर थे, मतलब जो स्टेट स्मॉल एरिया जो थी, वो आपस में ही वे एंगेज इन म्यूचुअल बैटल्स, ताकि वो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी थे वो एरिया अपने आप में एज अ इंडिपेंडेंट, इनसे अलग होके अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर वापस घोषित करना चाहेंगे। तो इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नर वे वेटिंग, और सभी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, स्टेट गवर्नर जो थे, वो एरिया वाइज, प्रोविंस मीन्स एरिया, स्टेट, तो इस तरह से वो लोग वेट क्या कर रहे थे कि मौका मिल जाए और वो लोग रिवॉल्ट कर दे सुल्तान के खिलाफ, मतलब किंग के खिलाफ रिवॉल्ट कर दे और रूल खुद करना शुरू कर दे। तो इसी तरह से, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था वो एक कैपेबल रूलर नहीं था और लोग उसको पसंद भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इसको कहा गया ही वॉज अनपॉपुलर, लोग उसे पसंद नहीं करते थे और जो भी लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे वो भी उनको पसंद नहीं करते थे, भले वो उनके लिए ही काम कर रहा हो लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो इब्राहिम लोदी को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोग चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए और उसके बदले कोई और राजा आ जाए। तो इसी तरह से जो गवर्नर था पंजाब में, ठीक है, जो गवर्नर था पंजाब में दौलत खान लोधी, ये देखा जाए ये इसके अंकल लगते थे, ठीक है, ये इसके इब्राहिम लोधी के अंकल लगते थे, दौलत खान लोधी। तो उसने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया, ताकि बाबर को इनवाइट किया क्योंकि बाबर की इंटेंशन थी कि वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा किंगडम फॉर्म करे और वो डायरेक्टली इंडिया में किस तरह से एंटर करेंगे। तो उससे पहले उसने बहुत बार एंटर किया लेकिन वो वापस चला गया। उसकी इंटेंशन थी कि वो रूल करे, कंट्रोल करे पूरे एरिया को। तो इसी तरह से इब्राहिम उसे इनवाइट किया दौलत खान ने। तो दौलत खान जब इनवाइट किया बाबर को कि वो बाबर जो है उनको हेल्प करे और इब्राहिम लोदी को रूलिंग से हटा दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए और उसे राजा बना दिया जाए दौलत खान को। तो बाबर टुक द एडवांटेज। तो बाबर को समझ में आ गया कि आपस में इनके राज्य में ये जो है रूलर्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन अच्छा है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो बाबर ने क्या किया, एडवांटेज लिया और इस सिचुएशन में उसने मार्च किया इंडिया की तरफ और वो इंडिया के अंदर आए। सो इन 1526 बाबर क्रॉस द इंदस, और इंदस रिवर है, ठीक है, ये पंजाब में फ्लो होती है, पंजाब हरियाणा। उसके बाद फिर वो मोस्टली कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, आज इंडिया में जो पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, इस तरह से। तो इसी तरह से वो बाबर क्रॉस करते किसे, उस रिवर को, क्योंकि पाकिस्तान से फ्लो होती है। तो काबुल है, तो काबुल के बाद पाकिस्तान आएगा। तो इस तरह से वो इंडस रिवर को क्रॉस करके कैप्चर करता है सबसे पहले पंजाब एंड देन रिटर्न टू काबुल, फिर वो वापस चला जाता है। तो 1524 में उसने पहली बार जब एंटर किया तो उसने किसको कैप्चर किया, पंजाब को। फिर वापस चला गया काबुल एंड रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी, फिर से अपनी आर्मी को वापस ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि आर्मी तो थी लेकिन फिर से वापस, क्योंकि एक युद्ध करने के बाद एक एरिया को उसने कनकर किया, उसे युद्ध के थ्रू जीत लिया। तो लोग थक जाते हैं, सोल्जर्स को रिफ्रेश चाहिए, तो इसीलिए उसने वापस जाने के बाद अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया, वापस से चेंजेस किया एंड हिज आर्मी फॉर लार्ज एक्सपेक्टेशंस, ताकि उसे पता कि हमें जो इंडिया के अंदर एंटर करना है तो हमें आराम से ज़्यादा, दैट इज़ लार्ज आर्मी, लार्ज सोल्जर्स को चाहिए उन्हें। तो इसी तरह से इसने इसको रीऑर्गेनाइज़ किया एंड देन अगेन ही रिटर्न टू इंडिया, और वापस इंडिया में आए इन द ईयर 1526
1526, दैट इज़ आफ्टर 2 years। 1524 में आए थे, फिर 1526 में आ गए। सो आफ्टर डिफीटिंग दौलत लोधी ही मार्च टूवर्ड दिल्ली। इब्राहिम लोधी मीट हिम विद एन ह्यूज आर्मी एट पानीपत। तो ये जैसे ही एंटर करते हैं तो उसने सबसे पहले किसको हराया? दौलत लोधी को। देखा जाए तो दौलत लोधी ने ही बाबर को बुलाया था, लेकिन फिर भी उसे तो एक ऑप्शन चाहिए था। वो एंटर करने के बाद इसे हराया और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ एंटर किया, मार्च टुवर्ड दिल्ली, कि अब दिल्ली जाना है। फिर वहाँ पे वेट कौन कर रहा था उसके लिए? इब्राहिम लोधी, और उसके पास बहुत अच्छी खासी ह्यूज आर्मी थी एट पानीपत। जगह कौन सा था? पानीपत में, ठीक है। तो बाबर्स आर्मी वॉज स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ इब्राहिम लोधी। तो अब यहाँ पे कहा गया कि बाबर की जो आर्मी थी वो छोटी थी, किसके कंपेयर में? इब्राहिम लोधी के कंपेयर में। येट द लेटर वॉज रूटेड इन अ सिंगल डे एंड बाबर कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। लेकिन फिर भी उसने एक दिन में पूरी एरिया, सिंगल डेज में पूरा एरिया को देखा उसने। फिर उसके साथ उसने क्या किया? दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर कर लिया। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगनिंग ऑफ द मुगल रूल्स इन इंडिया। और इसी तरह से जब उसने कैप्चर कर ली दिल्ली के ऊपर और आगरा के ऊपर, तो इस तरह से इसमें क्या देखा गया कि बाबर्स आर्मी वॉज स्मॉल, उसकी आर्मी स्मॉल थी, इब्राहिम लोधी की आर्मी बहुत बड़ी थी, बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रैटेजी। उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उसने यूज़ किया था, स्किल, और जो भी स्मॉल सोल्जर्स थे लेकिन स्किल्ड थे, उन्हें पता था टैलेंट कि हमें क्या यूज़ करना है, तो उसका थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ किया था, जिसके कारण एक सिंगल डे में देखा जाए उसने दिल्ली नागरा को कैप्चर कर लिया। और इसी तरह से द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिगनिंग जो था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपन एंड इट वाज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल्स। तो इसी तरह से मुगल्स की रूलिंग पावर शुरू हो गई इंडिया के अंदर। हावेवर बाबर हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस। लेकिन अब इसको यहाँ पर इब्राहिम लोधी को हराने के बाद इसका मतलब नहीं हुआ कि बाबर के लिए इजी हो गया, इंडिया इजीली उसको अब मिल जाएगा, वो उसमें रूल करेगा। उसके सामने और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, रुकावटें थे, जो उसे ओवरकम करना था, उन सबको हराना था। तब जाके वो अपने आप को एज अ रूलर डिक्लेयर कर सकता है, एज अ सोवरेन रूलर, कि मैं यहाँ रूल कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं है, आई एम नॉट अंडर एनी वन एल्स। सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर। सोवरेन का मतलब होता है कि कोई भी बाहर वाला रूल नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर आप रूल कर रहे हो तो आपको कोई बाहर वाला कंट्रोल नहीं कर रहा, डिसीजन आपको नहीं दे रहा कोई, आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, ठीक है। तो सोवरेन, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर। तो यहाँ पे बाबर जो है अब वो डिक्लेयर कर सकता है ही वॉज अ रूलर, और वो हिमसेल्फ एज अ सोवरेन, वो रूल खुद करेगा, उसके ऊपर कोई बाहर वाला नहीं है। सो ही कुड क्लेम हिमसेल्फ एज अ सोवरेन रूलर। तो अब राजपूत जो थे, जो लीडर्स थे, जैसे राणा सांगा लीडर्स, तो राजपूत अंडर लीडरशिप ऑफ राणा सांगा एंड द एम्बिशियस अफगान इन एंड आउटसाइड दिल्ली इमर्ज्ड एज अ टू थ्रेट टू बाबर्स अथॉरिटी एंड हिज विजन्स ऑफ एन एम्पायर। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें इसके लिए थी। एक तो राजपूत का रूल, जो लीडर था, राजा था राणा सांगा, ये तो इंडिया के अंदर हो गया, और इंडिया के बाहर अफगान में। तो ये दो जो थ्रेड थे उसके लिए, कि वो उस दोनों से कैसे लड़े, ताकि वो जो उसका विजन था, सपना था कि वो पूरा दैट वाज काबुल और इंडिया पूरा उसको एक करके वो रूल करे इंडिया के अंदर। तो इसलिए इसको दोनों को ही हराना था, तब जाके वो एज अ एम्पायर अपने इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करेगा। सो बाबर फॉर द सीरीज ऑफ बैटल्स अगेंस्ट देम टू स्टैब्लिश हिज पावर। तो बाबर को अलग अलग बैटल करनी पड़ी, सीरीज मीन्स बहुत सारी, 1 2 3 स्टेप वाइज, तब जाके उसने अपना एम्पायर जो था इंडिया में स्टैब्लिश किया। इन द ईयर 1527 राणा सांगा मेवाज यूनाइटेड द राजपूत कप्तान, चीफ, मुखिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राणा सांगा जो थे कहाँ के? मेवाड़ के थे। तो उन्होंने जितने सारे राजपूत थे, जितने सारे राजपूत के अलग अलग एरिया के जो मुखिया थे, कप्तान थे, इन्होंने
इन अ कॉन्फिडेंसीज एंड चैलेंज बाबर एट खांडवा, ताकि उनको एक करके सब मिल के लड़ेंगे और किसको चैलेंज करेंगे, बाबर को, बाबर के खिलाफ लड़ेंगे। और उन्होंने कहाँ पे किया, चैलेंज बाबर एट खांडवा, अ विलेज नियर आगरा, तो खांडवा में बाबर को चैलेंज किया गया। द इंश्योरिंग बैटल एंडेड इन द डिफीट ऑफ राणा सांगा, तो ये बैटल में देखा गया कि राणा सांगा जो हार गए। दस गिविंग बाबर अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द दिल्ली आगरा रीजन्स, और जिसके बाद बाबर जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर साबित हुआ जिसने दिल्ली और आगरा दोनों रीजन्स को कनकर किया। विद द डिफीट ऑफ राजपूत, one of the most potent challenges to the consolidations of the Mughal rulers were eliminated, and Babur continued to capture a number of forts such as Gwalior, Dholpur, Alwar. तो दोनों में से एक जो था अफगानिस्तान वाला, दूसरा था राणा सांगा। तो एक जो चैलेंज था, पोटेंट जो चैलेंज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो था इंडिया के अंदर एंटर करने के बाद, उस चैलेंज को उसने आराम से हराया राणा सांगा को। और उसके बाद धीरे धीरे और भी जो रूलर्स थे, ठीक है, उसको उसने अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और जितने सारे फोर्ट थे, जैसे ग्वालियर फोर्ट, धौलपुर, आगरा, अलवर, ये सभी एरिया उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। किसने, बाबर ने। सो अनदर ग्रुप ऑफ राजपूत बिकम पावरफुल अंडर मेदिनी राय। अब उसके बाद राणा सांगा के बाद एक और राजपूत ग्रुप इमर्ज हुआ एज अ पावरफुल, और उसका लीडर कौन था, द रूलर ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय द चंदेरी। ठीक है, ये रूलर्स जो है अब वो वापस, जिस तरह से राणा सांगा ने इसकी अपोज किया, इन्होंने भी अपोज किया बाबर का। इन 1528 बाबर मार्च अगेंस्ट देम एंड कैप्चर द चंदेरी फोर्ट आफ्टर अ सीज। तो उसके बाद जब इन्होंने आवाज़ उठाई बाबर के खिलाफ, द बैटल ऑफ चंदेरी क्रश द राजपूत पावर कम्प्लीटली एंड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अब क्या हो गया कि जो बैटल हुई चंदेरी, जिसमें वापस से जो मेदिनी राय थे और चंदेरी थे रूलर्स, ये टोटली जो थे, जब ये हार गए तो इसको क्रश करने के बाद राजपूत का जो पावर था टोटली देखा गया, वो मोस्टली उनकी जो इनर पावर थी कि हमें लड़ना है, इसके खिलाफ लड़ना है, इस तरह से इनको हराने के बाद वो टोटली जो थे टूट गए। इनर विल जो था वो टोटली कमज़ोर हो गया, और इसके बाद बाबर की जो पावर थी, पावर विल बाबर की बढ़ गई। सो द फाउंडेशन, इस तरह से उसने शुरुआत कर दी द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। और धीरे धीरे बाबर स्ट्रॉन्ग होते गए, क्योंकि उन्होंने इसके बाद एक एक करके अपनी जो भी सामने राज्य आया उसने उसको कन्कर करना शुरू किया, कैप्चर करना शुरू किया। तो पहला तो उसने जो चैलेंज था राजपूत, उसको ईजिली हरा दिया। अब दूसरा चैलेंज जो था वो अफ़गान का था। द अफ़गान पोज अनदर चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ बाबर। तो द अफ़गान रूलर्स कौन थे, ऑफ बिहार, तो अफ़गान रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल रिबेल अगेंस्ट दिल्ली इन 1529। तो अफ़गान के कुछ रूलर्स बिहार में रूल कर रहे थे, बंगाल के अंदर रूल कर रहे थे अगेंस्ट। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, बिहार एंड बंगाल रिबेल्स। तो इनके जो रूलर्स थे, जो उन्होंने रिबेल का मतलब रिवोल्ट करना, ठीक है, रिबेल मीन्स रिवोल्ट करना। तो उन्होंने रिवोल्ट किया, मतलब रिवोल्ट किया किसके खिलाफ, दिल्ली। तो दिल्ली में कौन रूल कर रहा था, अभी दिल्ली किसके अंदर था, बाबर के अंदर था। तो उसने रिबेल किया अगेंस्ट दिल्ली। द रिजल्ट वॉज द बैटल ऑफ घाघरा इन विच बाबर डिफीटेड द कंबाइंड अफगान फोर्सेस एंड नुसरत शाह द रूलर ऑफ बंगाल। तो इस तरह से जब उन्होंने चैलेंज किया, वापस से बाबर को लड़ना पड़ा। और वो जो बैटल हुई अफ़गान के साथ, नाम क्या रखा था, बैटल ऑफ घाघरा, जिसके अंदर बाबर के साथ लड़ाई कौन किया, अफ़गान्स जो थे बंगाल और बिहार के, साथ साथ बंगाल के जो ओरिजिनल रूलर थे नुसरत शाह, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और वन साइड में बाबर अकेला था, तो भी जिसमें देखा गया बाबर डिफीट, टोटली इन तीनों को उसने आराम से हरा दिया। तो इन विच बाबर डिफीटेड द कॉम्बाइंड अफगान फोर्स एंड नुसरत शाह। Thus the Afghan power was not entirely rooted by this victory. Babur did manage to keep them in check for the rest of his regions. तो इसके बाद, इस युद्ध में तो वो अफ़गान जो थे हार गए, लेकिन फिर भी उसकी पूरी इंटायरली इसको हराना मुश्किल था।
फ़िलहाल इस समय इसने उसको हरा दिया उसको, लेकिन बाबर के लिए एक चैलेंज बन के था हमेशा के लिए। और इसके लिए उसने कहा कि अपनी पूरी लाइफ टाइम जब तक उसने रूल किया तब तक वो हमेशा अफ़गान के अंदर और उनके ऊपर हमेशा चेकिंग कि कहीं वो वापस से वॉर ना कर ले, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई रिवोल्ट ना कर दे, रिबिलियंस खड़ा ना कर दे। इस तरह से हमेशा उनको चेक करने के लिए अपनी पूरी रेस्ट ऑफ हिज रीजन्स में। बाबर वॉज स्किल्ड। अब बाबर कैसे थे? बाबर वॉज अ स्किल्ड जनरल एंड एन एफिशिएंट स्ट्रैटेजिस्ट। मतलब एक अच्छा खासा जनरल जो पूरे सबको लेके चलना, कैसे करना है काम, साथ साथ मौके का सही उपयोग करना, एफिशिएंट स्ट्रैटेजिस्ट कि कैसे करना है, किस तरह से काम करना है, ये बहुत अच्छा उन्हें आता था, जिसके कारण उसने बाकी जितने सारे युद्ध थे उसने उसी स्ट्रैटेजी के कारण ही वो जीतता गया। ही डिफीटेड द लोधी राजपूत अफगान डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉल आर्मी। तो ये इसकी खुद की एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज के कारण ही, उसकी जो इच्छा शक्ति थी सबसे पहले वो, उसकी स्किल के कारण कि वो अच्छा एक लीडर बना अपनी आर्मी का। फिर उसकी स्ट्रैटेजीज की सोच कि किस तरह से काम करना, कैसे करना, क्या ट्रिक यूज़ करना है कि कम सेना होने पर भी उसने इतने लोगों को हरा दिया। सबसे पहले लोधी को हराया, फिर राजपूत को हराया, फिर अफगान को हराया विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के अंदर इसने एक अच्छा खासा वास्ट एम्पायर खड़ा कर दिया इंडिया के अंदर। सो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द मुगल रूलर वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू बिहार इन द ईस्ट, फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ टू द ग्वालियर इन द साउथ। तो देखा जाए कि उसने अच्छा खासा एक राज्य खड़ा कर दिया। उसकी डेथ, काबुल हो गया वेस्ट में, बिहार हो गया ईस्ट के अंदर, फिर नॉर्थ में माउंटेन्स हिमालय से वहाँ, और साउथ में ग्वालियर, ठीक है, राजस्थान साइड में। तो इसी तरह से साउथ, उसके नॉर्थ एंड साउथ, तो अच्छा खासा एरिया उसने अपना एक बहुत बड़ा एरिया कनकर करके कम ही समय में विद इन 4 ईयर्स इसने रूल करना शुरू कर दिया, इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज एम्पायर, कि अपने इस एम्पायर को जिसने खड़ा किया इतनी मेहनत से, बाबर हैड टू कंटिन्यूसली इंगेज हिमसेल्फ इन बैटल। तो इसके कारण उसको बहुत सारे इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना कि इससे कोई छीन ना ले। तो इसने अपने लाइफ टाइम में कंटिन्यूसली युद्ध करता गया, बैटल करते गए वो। Therefore, he did not have enough time to consolidate his empire or form a well-structured administrative system. तो जिसके कारण उसके पास टाइम ही नहीं मिला कि वो एक अच्छा खासा कंसोलिडेट, मतलब होता है लगभग सब, एक इंक्लूड सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, इंक्लूडिंग, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, तो आपको जैसे बोलते हैं, आपको मोस्टली आपका जो पैकेज आता है, तो पैकेज के अंदर जैसे आप होटल में रहेंगे, आपका खाना भी होगा, फिर आपको घुमाने ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा कंसोलिडेट, मतलब उस पैकेज के अंदर आ गया, तो उस पैकेज में इंक्लूड सभी हो गया। तो उसी तरह से एक कंट्री को रूल करने के लिए जो चाहिए, आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने सारे मिनिस्टर्स है उसको देखना है, उनका पेमेंट करना है, बाकी फिर सिटीजन जो जनता है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ जो था वो उसके पास समय नहीं मिला कि वो उसको देखे अच्छे से और उसको सिस्टमेटिक और अच्छा बनाए। However, he possessed much strength to character and did not let the ulema interfere in the matter of the states. लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक अपनी जो स्ट्रेंथ कैरेक्टर्स थी, उसकी खुद की जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, जिसके कारण लोग उसके सामने बोलते नहीं थे। और जिसके कारण उलेमा मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु विल एंटर, ये रिलीजियस मैटर होता है, रिलीजियस जो मैटर होता है जिस पे वो डील करते हैं, ठीक है। उलेमा मुस्लिम में होता है, उलेमा अ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं रिलीजियस, उलेमा अ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रिलीजियस मैटर्स में, स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, और वो गाइडलाइन, एडवाइस, मान लो एडवाइस किसको देंगे, रूलर्स को देंगे, किंग्स को देंगे। और रूलर्स मोस्टली किंग्स जो उसकी एडवाइस मानते हैं, और ना भी मानना चाहे तो इसीलिए वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा उलेमा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को बनाना चाहती है और किंग के ऊपर रूल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि बाबर की कैरेक्टर ही ऐसी थी जो उसने इससे उलेमा को पावरफुल होने नहीं दिया कि वो स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर करे। लेकिन बहुत से रूलर्स होते हैं जो ये इनके सामने
कुछ नहीं कर पाते ये जो बोलते हैं, क्योंकि रिलीजियस मैटर हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से बाबर यहाँ पर। अब हम लोग जब शुरू करेंगे नेक्स्ट, तो बाबर के बाद उनका जो बेटा था हुमायूं, वो आया। तो हमने ये हुमायूं के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।